नमस्कार, राम राम, राधे राधे। आइए, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ अकेडमी में। आइए दोस्तों, हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में सामान्य जानकारी कलेक्ट कर रहे थे। उसी के श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का जो भौतिक विभाजन चल रहा है। भौतिक विभाजन में आज जो भौतिक विभाजन होगा वो उत्तर प्रदेश का दक्षिण पठारी क्षेत्र होगा। दक्षिण पठारी क्षेत्र के बारे में हम लोग चर्चा पर चर्चा करेंगे, तो लोग सभी बच्चे हमारे साथ बने रहें, कनेक्ट रहें और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करते रहें। आइए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का पठारी जो भाग है वो कहाँ-कहाँ मुख्यतः माना जाता है। तो देखो, सम्मिलित क्षेत्र कौन सा होता है जो दक्षिण का पठारी क्षेत्र है, तो उसमें बुंदेलखंड, बुंदेलखंड और बघेलखंड वाला क्षेत्र। बुंदेलखंड और बघेलखंड वाला जो क्षेत्र होता है वो क्या है, वो है अपना प्रदेश का यानी उत्तर प्रदेश का पठारी दक्षिण पठारी क्षेत्र है। दक्षिण पठारी क्षेत्र कौन कौन से दो सम्मिलित क्षेत्र हैं, तो एक बुंदेलखंड वाला क्षेत्र और एक बघेलखंड वाला क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद ये क्या है, चिल्लास एक घास है। ठीक है, जो बुंदेलखंड में बहुता पाई जाती है। चिल्लास क्या है, चिल्लास एक घास है बेटा, ये जहाँ कहाँ पाई जाती है, बुंदेलखंड में ये बहुता पाई जाती है। बहुत अधिक मात्रा में चिल्लास जो घास है वो बुंदेलखंड में पाई जाती है। और अगर बात करेंगे इसकी सामान्य ऊंचाई की, अगर ये बुंदेलखंड पठार है तो सामान्य इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ये बेटा इसकी 300 मीटर, लगभग कितनी 300 मीटर है। 300 में सामान्य ऊंचाई की हम लोग बात करेंगे तो 300 मीटर है और कुछ स्थानों पर ये 450 मीटर भी मिल जाती है। क्या है, कुछ स्थानों पर 450 मीटर भी ऊंचाई मिल जाती है। अधिक तथा मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में कुछ स्थानों पर और कैमूर और सोनकर की पहाड़ियों पर लगभग 600 मीटर की तक ऊंचाई मिलती है। यानी कुछ स्थानों पर, यानी कि औसतन की बात करेंगे, एवरेज की बात करेंगे तो ऊंचाई की पठार की कितनी मिलेगी, 300 मीटर मिलेगी। और ये किस क्षेत्रों में है, तो फैला किस क्षेत्र में है, तो बुंदेलखंड और बघेलखंड, बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार, ये दो क्षेत्रों में अधिकांश फैला हुआ है। सामान्य ऊंचाई की हम लोग बात करेंगे तो लगभग 300 मीटर है। सामान्य ऊंचाई में लगभग 300 मीटर है और कुछ स्थानों पर डिफरेंट डिफरेंट है, जैसे 450 मीटर भी मिलेगी, उसके अधिक भी मिलेगी आप लोगों को। तो मिर्जापुर सोनभद्र जिले में कुछ स्थानों पर ये कैमूर और सोनकर, ये दो पहाड़ियां हैं, इनमें लगभग 300 मीटर से भी ऊंचा मिलेगा। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने सीखा। उसके बाद आगे चलते हैं गुरु। तो देखिएगा आगे अन्य तथ्यों में, भौतिक विभागों में अन्य तथ्यों में क्या क्या दिया गया है कि रण, क्या रण क्या है, प्रदेश की ऊंचाई वाले भाग में मिलने वाली प्राचीनतम जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा को क्या बोलते हैं, राढ़। क्या बोलते हैं, राढ़ बोलते हैं। ठीक, जलोढ़ मृदा को क्या बोलते हैं, प्राचीनतम जलोढ़ मृदा को क्या बोलते हैं, जो प्रदेशों की ऊंचाई वाले भागों में जो मृदा मिलती है उसे क्या बोलते हैं, राढ़ बोलते हैं। ठीक, कांप मृदा किसे कहा जाता है, तो भाबर क्षेत्र और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र को छोड़ करके पूरे प्रदेश में नदियों द्वारा जो बाढ़ के दौरान जो मृदा लाई जाती है उसे क्या कहा जाता है, कांप मृदा कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है बेटा, कांप मृदा कहा जाता है, कांप मृदा कहा जाता है। और भाबर क्षेत्र और तराई दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में छोड़ करके ये कहाँ मिलती है, और बाकी पूरे प्रदेशों में बाढ़ के द्वारा जो मृदा लाई जाती है उसे क्या कहा जाता है, तो कांप मृदा कहा जाता है। टीले की हम लोग बात करेंगे तो शंकु के आकार के टीले बघेलखंड क्षेत्र में बहुत मिलते हैं। अधिक मात्रा में आपके शंकु वाले जो टीले होते हैं वो कहाँ मिलेंगे, तो वो बेटा मिलेंगे आपको बघेलखंड, बघेलखंड के पठार में शंकु वाले यानी कि गुम्बदाकार टाइप के मिलेंगे आपको। शंकु वाले जो मिलेंगे बघेलखंड में, ये बहुत अधिक मात्रा में मिलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलें। उसके बाद उत्तर प्रदेश की जलवायु, जलवायु की बात करेंगे तो देखो जलवायु किस प्रकार की है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है, तो उत्तर प्रदेश की जलवायु की दृष्टि से यह उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। किस क्षेत्र में आता है, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। न ज्यादा गर्मी होती है न ज्यादा सर्दी भी होती है, यानी कि उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ये आता है उत्तर प्रदेश वाला जलवायु। ठीक है, यहाँ की जलवायु जो होती है उष्ण कटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु है, मानसूनी जलवायु है, प्रकार की मानसून जलवायु है। और तराई वाले क्षेत्र में ये नमी
लिए रहती है। तराई वाला जो क्षेत्र होता है, गंगा यमुना के जो नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से जो मैदान तैयार होता है, वो क्या कहलाता है? तराई वाला क्षेत्र कहलाता है। वहां पर नमी हमेशा बनी रहती है, नमी बनी रहती है। और दक्षिण पठारी क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में नमी बिल्कुल नहीं रहती। यानी कि अगर बात करेंगे तो दक्षिण पठारी क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु काल में, दक्षिण पठारी ऋतु में कौन से क्षेत्र में? बघेलखंड हुआ और बुंदेलखंड हुआ। बघेलखंड हुआ और बुंदेलखंड में नमी बिल्कुल नहीं रहती। कौन से ऋतु में? गर्मी के सीजन में। गर्मी के सीजन में यानी ग्रीष्म ऋतु में ये बिल्कुल नहीं रहती, इसमें नमी नहीं रहती। वर्षा भूभाग और मिट्टी की विशेषताओं के आधार पर उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु प्रदेश हैं। कितने हैं? नोट कर लेना ये बात। कितने कृषि जलवायु क्षेत्र प्रदेश हैं? तो 9 की पहचान की रखी है। कृषि के आधार पर कितने जलवायु प्रदेश हैं? तो 9 कृषि जलवायु प्रदेश हैं। ठीक, आगे चले, आगे देखते हैं क्या जलवायु किस तरीके से डिवाइड किया गया। जलवायु को इफेक्ट करने के लिए कौन कौन से कारक होते हैं? तो देखो कि प्रभावित करने वाले कारक कौन है? एक तो अक्षांशीय विस्तार। प्रदेश कितने अक्षांशों के बीच में स्थित है? अक्षांशीय विस्तार हुआ। उसका पर्वतीय पठारीय प्रदेश, समुद्र तट से दूरी उसकी कितनी है और किस उच्चावच में ये पड़ता है। तो ये सारी जलवायु को इफेक्ट करने वाले ये कुछ कारक हैं। ठीक है। और जलवायु प्रदेश में यानी कि आर्द्र उष्ण प्रदेश, साधारण आर्द्र उष्ण प्रदेश में देखो मैदानी जो क्षेत्र है जहां पर वर्षा 80 से 100 सेंटीमीटर होती है, ये वार्षिक वर्षा होती है। वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 80 से 100 सेंटीमीटर होती है मैदानी भागों में। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करेंगे तो आर्द्र वाला और उष्ण वाला जो क्षेत्र है वो तराई वाला है। तराई में क्या होता है? 120 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। तराई वाले क्षेत्र में वर्षा ज्यादा होती है। कितनी होती है? 120 से लेकर के 180 सेंटीमीटर तक यहाँ पर बारिश होती है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 100 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर तक ये बारिश होती है बेटा। 100 सेंटीमीटर से लेकर के 120 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। आगे चल, आगे जलवायु प्रदेश की ऋतुओं किस प्रकार से हैं? देखिएगा, देखो 3 ऋतुएं होती हैं। एक शीत ऋतु होती है, सभी जानते, एक वर्षा ऋतु होती है और एक ग्रीष्म ऋतु होती है। ठीक, एक शीत ऋतु होती है, एक वर्षा ऋतु होती है और एक ग्रीष्म ऋतु होती है। तीन ही ऋतुएं होती है। बसंत ऋतु को बीच में जोड़ दिया जाता है। तो देखो कोपेन के अनुसार उत्तर प्रदेश में जलवायु का शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार का अर्थात CWG मिलता है, यानी कि CWG मिलता है। और थॉर्न बेट के अनुसार क्या है? उत्तर प्रदेश में CBW अर्थात समशीतोष्ण उपाद्र जलवायु का विस्तार मिलता है। ये दोनों अपने अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग विचार रखे। अब बात करते हैं कि शीत ऋतु में क्या है। देखो ये जो अवधि होती है शीत ऋतु की कब से कब तक होती है? सभी जानते हैं अक्टूबर से लेकर के फरवरी के बीच में। अक्टूबर से लेकर के फरवरी के बीच में क्या होता है? शीत ऋतु होती है। सर्दी कब पड़ती है भैया? सर्दी कब पड़ती है? अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक। ठीक, फरवरी के बाद में क्या हो? धूप अच्छी लगने लगती है, धूप खिलने लगती है। ठीक, तो ये सर्वाधिक ठंडा महीना जनवरी का। सर्वाधिक ठंडा महीना कौन सा है बेटा? जनवरी का। ठीक है। वर्षा उत्तर पश्चिम से आने वाले चक्रवातों के कारण होती है। उत्तर पश्चिम से जो चक्रवात आएगा, उत्तर पश्चिम जो चक्रवात आएगा वो बारिश करेगा। ठीक है। औसतन संख्या कितनी होती है? 2 से 3 के मध्य होती है। ठीक, बारिश की। उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा 7 से 10 सेंटीमीटर होती है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कितनी होती है? तो 7 से 10 सेंटीमीटर ही बारिश होती है। मैदानी क्षेत्र की हम लोग बात करेंगे तो औसतन अधिकतम तापमान कितना रहता है? 27.2 डिग्री। 27.2 डिग्री लगभग इसका औसतन तापमान रहता है। अगर उत्तर प्रदेश के दक्षिण पठारी भाग में अधिकतम तापमान की बात करेंगे तो 28.3 डिग्री। 28 पॉइंट बेटा 3 डिग्री ये रहेगा। ठीक, अगर हम लोग जबकि न्यूनतम तापमान की बात करेंगे तो 13.3 डिग्री। 13.3 डिग्री जो है वो कैसा है? न्यूनतम तापमान है। ठीक, अगर हम प्रदेश के पश्चिमी मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों का औसतन न्यूनतम तापमान बताएंगे तो 10 डिग्री होगा। प्रदेश में पश्चिमी मैदानी और पर्वतीय भागों का न्यूनतम जो तापमान होगा वो कितना होगा? 10 डिग्री होगा। ठीक,
आगे चले। उसके बाद देखो आता है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में क्या दिया गया है? ये ये कब से कब तक इसकी अवधि होती है? तो मार्च के महीने से लेकर के जून के महीने। मार्च में से लेकर के प्रारंभ हो जाता है गर्मी का काल। ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ कब से होगा? मार्च के महीने में, और चलेगा कब तक? जून तक। जुलाई में तो बारिश होने लगती है अपने यहाँ। तो अधिकतम गर्मी जो होती है वो कहाँ पड़ती है? झांसी और आगरा के जिलों में होती है। सबसे ज्यादा गर्म जिले कौन, अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश के कौन से जिले हैं, तो झांसी और आगरा जिले हैं सबसे गर्म, समझे, अधिकतम गर्मी वाले। और सबसे कम गर्मी वाले बरेली जिला है। सबसे कम गर्मी कहाँ पड़ेगी? तो बरेली जिले में गर्मी सबसे कम पड़ेगी। लू क्या होता है? कि ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम की ओर चलने वाली शुष्क और गर्म हवाएं। लू क्या होता है? कि पश्चिमी, यानी कि ग्रीष्म ऋतु में जो पश्चिम की ओर चलने वाली जो हवाएं होती हैं, पश्चिम की ओर जो चलने वाली बेटा हवाएं होती हैं, वो क्या होती है? बड़ी ही शुष्क होती है, नमी उनके अंदर बिल्कुल नहीं होती है, और साथ साथ वो बहुत ही गर्म होती है, हीट बहुत होता है। तो ऐसा लगता है बड़ी गरम गरम लपट सी चल रही है। उसी लपट के गांव की भाषा में बोलते हैं लपट। लपट यानी कि लू। लू जो चलती है वो चलती है जून के महीने में, क्या नाम, अप्रैल मई जून के महीने में लू खूब चलती है, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया 47 डिग्री सेल्सियस। 47 डिग्री टेम्परेचर अधिकतम रिकॉर्ड किया गया है ग्रीष्म काल में। बुंदेलखंड के क्षेत्र में सर्वाधिक औसतन तापमान का कारण है कर्क रेखा के निकटता है। सबसे ज्यादा जो गर्म जो क्षेत्र है वो बुंदेलखंड वाला है। सबसे गर्म तापमान कहाँ रहता है किस क्षेत्र का? तो बुंदेलखंड। क्यों रहता है? तो कारण भी बेटा दिया गया है, कर्क रेखा की निकटता के कारण। कर्क रेखा की निकटता के कारण ये पॉसिबल हुआ है कि बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा गर्म रहता है। अधिकतम और औसतन तापमान कितना होता है? तो 36 से 39 डिग्री होता है। जबकि न्यूनतम की बात करेंगे 21 से 23 डिग्री ये न्यूनतम रहता है। सर्वाधिक रिकॉर्ड तापमान कब किया गया है? तो याद रखना मई और जून के माह में। मई और जून के माह ये 2 महीने बड़े गर्म होते हैं। ये गर्मी इस महीने में सबसे ज्यादा पड़ती है, मई और जून के महीने में। सबसे गर्म महीना जो है वो जून ही है। आगे चलते हैं। अब वर्षा ऋतु की बात कर लेते हैं। वर्षा ऋतु में देखो, वर्षा ऋतु में जलवायु क्या, देखो इसकी अवधि की बात करें, जून महीने के अंतिम सप्ताह से प्रारंभ होकर के अक्टूबर महीने तक चलता है। जून के अंतिम सप्ताह से प्रारंभ होगा है वर्षा, उसके बाद अक्टूबर तक ये बारिश होती है। सर्वाधिक बारिश कब होती है? जुलाई और अगस्त के महीने में। इस समय यानी जुलाई और अगस्त के महीने में सबसे ज्यादा बारिश होती है। और सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो गोरखपुर में होती है, और सबसे कम वर्षा बेटा मथुरा में होती है। सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है, और सबसे अधिक वर्षा जो होती है वो गोरखपुर में होती है, बाबा जी की नगरी में, ठीक। औसतन अधिकतम तापमान आपको मिलेगा 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड। अधिकतम तापमान कितना मिलेगा? टेम्परेचर 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड। और औसतन न्यूनतम तापमान कितना होगा? तो वो होगा 25 डिग्री। 25 डिग्री होगा वो। कैसा होगा? औसतन न्यूनतम तापमान होगा। उत्तर प्रदेश की अधिकांशता मानसूनी वर्षा होती है। मानसूनी वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून की और बंगाल की खाड़ी शाखा से प्राप्त होती है। यानी कि दो दक्षिण पश्चिमी और बंगाल की खाड़ी से जो मानसून उठता है उससे बारिश होती है। वर्षा की मात्रा की बात करेंगे कि प्रदेश की संपूर्ण वर्षा का लगभग 60% जुलाई में, अगस्त महीने में, यानी कि सबसे ज्यादा वर्षा जो होती है 60% जो हो जाती है बारिश, वो आपको जुलाई और अगस्त के महीने में हो जाती है, ठीक। पूर्वा क्या है? कि बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून। बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून क्या कहलाता है? पूर्वा कहलाता है। जो बिहार के मैदान से होता हुआ उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है। इसे क्या कहा जाता है बेटा? पूर्वा कहा जाता है, क्योंकि पूरब की ओर से मानसून ये उठता है, इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है? पूर्वा मानसून। आगे चलिएगा। अब ये देखिएगा पर्यटन। कि पर्यटन के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिएगा। लाइक करें, कमेंट करें, और अपने अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।